नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जिला हिंदी साहित्य समिति के सहयोग से स्थानीय टिम्बर भवन में वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय ललित सुरजन की स्मृति में देश के प्रख्यात व्यंग्यकार स्वर्गीय हरिशंकर परसाई पर केंद्रित एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी शामिल हुए। व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता प्रख्यात समीक्षक डॉक्टर सियाराम शर्मा थे और अध्यक्षता विख्यात कवि और व्यंग्यकार रवि श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर सम्मेलन महामंत्री डॉक्टर राकेश तिवारी और जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष डूमनलाल ध्रुव उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र चांडक ने किया। एमजीटीवी से विशेष बात करते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर सियाराम शर्मा ने कहा कि सच्चा साहित्य हमेशा सत्ता विरोधी होता है। परसाई जी का लेखन आज भी सामायिक है। सम्मेलन के अध्यक्ष कवि और व्यंग्यकार रवि श्रीवास्तव ने कहा कि धमतरी साहित्य की विरासत को संभाले हुए हैं। साहित्य सम्मेलन पर डॉक्टर सरिता दोषी एवं संतोष झांझी ने संतोष प्रकट किया। वहीं अध्यक्ष डूमनलाल ध्रुव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पूर्वक उद्बोधन के लिए आपने आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद तथा निजीकरण की व्याख्या करते हुए उसको परसाई के लेखन के साथ जोड़ा और परसाई जी प्रश्न और चुनौतियों को अपने लेखन में सामने लाते थे। उन्होंने फासिज्म की विकृति के बारे में भी विस्तार से बताया और परसाई जी तार्किकता और बौद्धिकता का जिक्र करते हैं। परसाई जी के लेखन से ताकत मिलती है। तो आज के समय और जो विकृति हम देख रहे हैं समाज में, और परसाई जी करीब 100 साल के हो रहे हैं, उस समय उन्होंने जो लेखन किया वो आज भी कितना प्रासंगिक है। आज भी जिस प्रकार से प्रेमचंद को हम पढ़ते हैं, प्रेमचंद मैडम 2-3 प्रश्न हम लेंगे समय को देखते हुए। आपसे जो भी प्रश्न करना चाहते हैं प्रश्न करिए, लेकिन संबोधन नहीं करना, सीधे आप प्रश्न पर आइए। आपने जो बात कही है वो बहुत कंसर्न वाली बात है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आज का, क्योंकि पहले हर मध्यवर्गीय घर में कुछ पत्र पत्रिकाएं आती थीं, किताबों के लिए कुछ जगह हुआ करती थी, लेकिन खास करके हिंदी भाषी प्रदेश जो है, जहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ापन है, मुझे लगता है कि पठन पाठन के लिए जगह बहुत संकुचित हो गई है। साहित्य लिखे जा रहे हैं और बेहतर साहित्य लिखे जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। आज जो कॉलेजों का, विश्वविद्यालयों का जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, मैडम यहां पर बैठी हुई हैं जो बहुत दिनों तक अध्यक्ष रही हैं, तो इसमें होता ही है कि हमारा कोर्स 50-60 साल पीछे चलता है हमेशा साहित्य की समकालीनता से। तो नया साहित्यकार अपना पूरा साहित्यिक जीवन जीकर गुजर जाता है इस दुनिया से, लेकिन उस साहित्य के बारे में हमारे बच्चे, हमारे पढ़ने लिखने वाले उसके बारे में जानते हैं। जिस बीरेन डंगवाल की सशक्त कविताओं का मैंने आपके सामने जिक्र किया, वे पूरे कवि जीवन जीकर गुजर चुके इस दुनिया से कई साल पहले, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग एक सशक्त कवि के रूप में उनको आज भी जानते हैं। तो ये समस्या है मित्रों, और मुझे लगता है कि इस तरह की संगोष्ठियों, इस तरह की सभाओं, बहुत सारे जो लेखक संगठन हैं वे मिल करके ये काम कर सकते हैं। हम अपनी सरकारों पर दबाव डालें कि अगर वो गोबर को लेकर के कोई योजना बना सकते हैं, तो ऐसी योजना क्यों नहीं बना सकते कि हर पंचायत में एक बेहतर लाइब्रेरी हो और वहां पर अच्छी किताबें लाई जाएं, और उन किताबों का चयन साहित्यकारों की एक समिति के द्वारा किया जाए, न कि एक किसी सरकारी अफसर के भरोसे छोड़ दिया जाए। तो इस तरह की मुझे लगता है कि कोशिश सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, और
हम संगठनों की तरफ से भी इस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि एक छोटी मोटी लाइब्रेरी का हम विकास करें अपने आसपास, अपने किताबों को करके। कुछ लाइब्रेरियां हो सकती हैं, लेकिन इसको प्रसारित करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह का आंदोलन उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ जगहों पे अभी चल रहा है। परसाई जी से ही एक मैं बात कह करके इस प्रश्न का समाधान मैं करना चाहूंगा। 1958 में परसाई जी ने एक भूमिका लिखी थी वसुधा के लिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वे वसुधा के संपादक भी थे और झोले में वसुधा लेकर के बस स्टैंड पर वो बेचते भी थे, और हर आदमी को चेहरे को पढ़ते रहते थे कि कौन है जिसकी जेब में पैसा हो सकता है और खरीद सकता है, और उसके पास जाते थे, वो बात करते थे बेचने के लिए। उन सभी अनुभवों का समाहार करते हुए उन्होंने लिखा कि जब मैं हिंदी वालों को के बारे में कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि वे बड़े अभिमानी लोग हैं, लेकिन हिंदी में, हिंदी प्रदेश में, हिंदी पट्टी में खरीद कर पढ़ने वालों की हमेशा कमी है। सब लोग चाहते हैं कि मुफ्त में किताबें मिल जाएं। हमारे गुरु नामवर सिंह ने एक मंत्र दिया था हम लोगों को। उन्होंने कहा था कि किताबें खरीदो, किताबें खरीदने की आदत डालो। किताबें खरीदोगे तो हो सकता है कि तुम उस दिन नहीं पढ़ोगे, 2-4 साल भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन वो किताबें रैक में रहेंगी और वो निरंतर तुम्हें प्रेरित करती रहेंगी कि तुम पढ़ो उसे, और एक दिन निकाल कर तुम उसे पढ़ोगे। तो अगर किताबें खरीदोगे तो पढ़ोगे। दूसरी बात कि हम अच्छे जूते खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, तो मैं अपने छात्रों को कहता हूं कि तुम किताबें क्यों नहीं खरीद सकते? साल में 5 ही किताब खरीदो, 2 ही किताब खरीदो, लेकिन किताब खरीदने की आदत डालो। तो ये चिंता मुझे लगता है कि परसाई जी के समय में भी थी, और एक नई संस्कृति हमें विकसित करनी चाहिए। हमारे घर में महंगे फ्रिज हैं, टीवी हैं, तो किताबों का एक रैक भी तो होना चाहिए, कुछ पत्रिकाएं भी आनी चाहिए। धन्यवाद। उद्बोधन के लिए सम्मानीय रवि श्रीवास्तव जी को वे ललित जी के बारे में संक्षिप्त बताएंगे और आज के अध्यक्ष उद्बोधन भी देंगे। मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो सबसे पहले याद कर रहा हूँ 13 नवंबर 2020, खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं रायपुर में। जनवरी 2021 में, 21 है, एक बड़ा रायपुर में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था, अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता सम्मेलन का, और उसके लिए पिछले वर्ष 13 नवंबर को ललित जी यहां आए थे। जिला सम्मेलन हो और यहां से काफी संख्या में लोग रायपुर जाएं, और यहीं पर ललित जी ने भाषण दिया था। 1 साल 1 महीना हुआ है, 13 नवंबर को, और आज 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर को हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये इतनी बड़ी विडंबना है। मैं साथ था, माया भाभी भी थी, और ऐसा ही खचाखच हाल भरा हुआ था। 2 साल हो गए, और आज हम उनकी स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अत्यंत दुखद पहलू है। और सियाराम जी ने जो बात कही, इन्होंने जो प्रश्न उठाया, दैनिक देशबंधु जो निकलता था उसमें पूछिए परसाई से एक कॉलम होता था, वो अत्यंत लोकप्रिय कॉलम था, और जब तक लंबे समय तक परसाई जी रहे वो कॉलम छपते रहा। कबीरा खड़ा बाजार में भी देशबंधु में छपता रहा। बाद में जितने प्रश्न देशबंधु में पूछे गए पाठकों के द्वारा, उसकी एक पुस्तिका निकली थी, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परसाई जी के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उत्तर उसमें होते थे। ये काम लंबे समय तक देशबंधु ने किया, और ललित जी के प्रिय व्यंग्यकारों में, प्रिय लेखकों में एक थे परसाई जी। और आज हम ललित सुरजन स्मृति व्याख्यान माला की शुरुआत परसाई जी के व्याख्यान से कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। वो जहां भी होंगे उन्हें सुकून मिलेगा। और धमतरी उनका बड़ा प्रिय शहर था। परमार जी से लेकर के आज के नए साहित्यकारों तक उनकी बड़ी समझ थी। और संयोग रहता है कि हमने बहुत सारे काम धमतरी के माध्यम से शुरू किए। धमतरी का चयन ऐसा ही नहीं हो गया। पहली किताब छपी सम्मेलन की जब मध्य प्रदेश था तो परमार जी की छपी थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बना, लेखकों की पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनी तो पुस्तक छपी बूढ़ी औरत बारिश में मुकीम भारती की। हमने सम्मान देने की परंपरा शुरू की तो पहला पुनर्नवा सम्मान सरिता दोषी के संग्रह को मिला। यह सब संयोग है। हमने साहित्य के क्षेत्र में और लोक चेतना के क्षेत्र में काम करने वाले साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई। छत्तीसगढ़ के अनेक साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया। उसमें फिर एक नाम आया ललित सुरजन जी, ये त्रिभुवन पांडे जी का। और उनके नहीं रहने के 2 साल पहले हमने त्रिभुवन पांडे जी को हमारे सबसे महत्वपूर्ण सम्मान मायाराम सुरजन लोक चेतना सम्मान से सम्मानित किया। तो ये अनायास नहीं है। धमतरी इसके लिए डिजर्व करता है और ये धमतरी को मिला। और हम लोगों ने ये भी योजना बनाई कि बाहर में हम कार्यक्रम करें। महासमुंद जाए, दुर्ग भिलाई जाए, बिलासपुर जाए, धमतरी जाए। तो धमतरी के साथियों ने सबसे पहले ज्यादा उत्साह दिखाया और कहा कि ये कार्यक्रम सबसे पहले भिलाई में होना चाहिए, धमतरी में होना चाहिए। और हमने धमतरी से इसकी शुरुआत की। ये बड़ी बात है। और एक ऐसे व्यक्ति पर कहना है, मुझे बच्चन जी की आत्मकथा का एक भाग याद आता है। उसका शीर्षक क्या भूलूं क्या याद करूं। आधी सदी का सफर मैंने बिताया ललित जी के साथ। आधी सदी कम नहीं होती है, उससे ज्यादा कम नहीं। साथ साथ पता नहीं देश के कितने जगहों में हम साथ साथ गए और आए। 20 साल तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के वो अध्यक्ष बने 2001 में, और मैं महामंत्री बना। मैं भाग्यशाली हूं कि 20 साल महामंत्री का काम करते गुजर गए और लगता है ये कल की बात है। 20 साल जीवन के कम नहीं होते हैं। और पढ़ने की बात हो रही थी। इन्होंने पूछा, ललित भाई खरीद करके किताबें पढ़ते थे। नई से नई किताब पढ़ने की उनकी आदत थी। उनके जैसा पढ़ाकू शायद ही कोई हो। आप उनकी अपनी लाइब्रेरी में देख लीजिए कितनी किताबें हैं जो उन्होंने खरीद कर पढ़ी है। और पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ने के बाद बातचीत करते थे। वो डॉक्टर हरिशंकर शुक्ल से बातचीत करते थे, वो प्रभाकर चौबे जी से रोज बातचीत करते थे, मुझसे बातचीत होती थी। और क्या किताब नया पढ़ा है ये बताओ कहते थे। इस प्रकार से उनकी आदत थी। और ये नहीं, दुनिया की आधी दुनिया घूम चुके वो जापान गए थे। विश्व शांति सम्मेलन में हिरोशिमा में हफ्ता भर जापान में रहे। और जापान से आने के बाद मैंने बधाई दी और कहा, अपने संस्मरण आप कहां सुनाएंगे। थोड़ी देर रुककर बोले, रवि भाई एक कार्यक्रम आयोजित कर लो अपने घर में। तुम्हारे सामने के आंगन में जितने लोग आ जाएंगे उनके बीच अपनी बात कहूंगा। कहां जापान, और वो भिलाई आ गए संडे के दिन माया भाभी को लेकर। और वहां जापान यात्रा के अपने संस्मरण कम से कम 1.5 घंटे तक वो सुनाते रहे मग्न होकर। उनको ये नहीं था कि अब जापान से आया हूं तो कोई भिलाई होटल का मल्टीपर्पज हॉल चाहिए जहां मैं जाकर के अपनी बात रखूं। ये सादगी और ये सरलता। ये बैठे हुए माझी अनंत, पथिक तारक, मेरा भतीजा एकांत दिल्ली में है। इन्होंने कोमा बुलवाया, कोमा आए थे ना, और कोमा पहुंच गए वो
कई बाहर से आए हुए थे और इनको तारीख दे दिया था उन्होंने आने का, और बीच में उनको जाना पड़ गया, लेकिन आने के बाद वो उस तारीख को कोमा पहुंच गए, छोटे से गांव में। ऐसा नहीं था। युवा रचना शिविर करना पड़ा तो शंकरदाह को हमने चुना और 4 दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर यहां किया। डबरा जैसी छोटी सी बस्ती में खरसिया के पास 4 दिन का शिविर किया। युवा रचनाकारों को सामने लाने की बात, सियाराम जी शर्मा ने जो बात कही, युवा रचनाकार, उसमें परसाई पर बातचीत होती थी, प्रेमचंद जी पर बातचीत होती थी, नए रचनाकारों की कहानियों पर बातचीत होती थी, और अनेक युवा रचनाकार सामने आए हैं। सम्मेलन के सहयोग एवं धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा आयोजित ललित सुरजन स्मृति व्याख्यानमाला। आज का समय और परसाई जी का लेखन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सियाराम शर्मा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री रवि श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी, डॉक्टर उर्मिला शुक्ल जी, संचालक श्री राजेंद्र चांडक जी, दीदी डॉक्टर सत्यभामा आडिल जी, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, समस्त साहित्यकारगण, आप सबको मेरा प्रणाम कर रहा हूं। उन महान आत्माओं को जो छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के गौरव रहे, श्रद्धेय श्री ललित सुरजन जी, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, श्री मुकुंद कौशल जी, श्री त्रिभुवन पांडे जी, जो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति हम सबके मानस पटल पर है। और आभार व्यक्त करते हुए मुझको व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता हो रही है कि जब 15 अक्टूबर 1967 को धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा नए रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु नई कलम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई जी, श्री अशोक वाजपेयी, श्री गुरुदेव कश्यप, श्री ललित सुरजन जी, श्री विश्वेंद्र ठाकुर जी, श्री जयशंकर नीरव जी, श्री पवन दीवान जी, श्री लतीफ घोंघी जी, श्री विभू कुमार जी, श्री कृष्णा रंजन जी, श्री गजेंद्र तिवारी जी, श्री प्रभात त्रिपाठी जी, श्री पुरुषोत्तम अनासक्त जैसे तमाम साहित्यकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम आयोजन में दादा श्री नारायण लाल परमार जी, श्री त्रिभुवन पांडे जी, श्री बाल मुकुंद वर्मा जी, श्री फूलचंद गोलछा जी, श्री ब्रिज बाबू जी, श्री मुकिम भारती जी, श्री सुरजीत नवदेव जी, श्री भगवती लाल सेन जी, श्री मोहन लाल गुप्ता जैसे नगर के अनेक साहित्य प्रेमियों का सहयोग रहा है। ख्याति नाम लेखक और कवि आए और अपनी ओजस्वी रचनाओं से लोगों को कृत्य करते रहे। यहाँ आने वालों में श्री महात्मा भगवान दीन जी, श्री राजगोपालाचारी, श्री सुंदरलाल जी, श्री कांति कुमार भारती, माधवराव सप्रे जी, श्री सुंदरलाल शर्मा, श्री गोपाल सिंह नेपाली, श्री देवराज दिनेश, श्री पवन दीवान जी, श्री हरिवंश राय बच्चन जी, श्री गोपाल दास नीरज,
श्री ओम प्रकाश आदित्य, श्री मानिक वर्मा, श्री काका हाथरसी, श्री निर्भय हाथरसी, श्री शैल चतुर्वेदी, इलाहाबादी बेकल उत्साही आदि प्रमुख कवि नगर में पधार चुके हैं तथा सभी ने अपने यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की रुचि की प्रशंसा की है। बहुत लंबे अंतराल के बाद प्रदेश स्तर के एक साहित्य सम्मेलन यहाँ हो रहा है जी। परसाई जी पर केंद्रित। आप इतनी अस्वस्थता के बाद भी सख्त भी, मैं असक्त भी नहीं हूँ, अस्वस्थ भी नहीं हूँ। दोनों ठीक है। चलिए आप भी देखिए, दवाई, परहेज और योगा, बस पैर चलने चाहिए। हम तो हाजिर हैं, धमतरी में जब भी कार्यक्रम होगा हम पहुंचेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में कोई बहुत अच्छा। परसाई जी का कार्यक्रम हम लोग भिलाई में तो कराते रहते हैं हर साल, पर आज हुआ और सियाराम शर्मा जी से बहुत नई नई बातें भी पता लगी। वाकई पढ़ कम पाते, लिख ज़्यादा रहे हैं, क्या करें। मैंने इतना लिखना पड़ता है कि पढ़ने का टाइम अब कम मिलता है। पहले बहुत पढ़ा, लाइब्रेरी भी हमारे घर की बहुत बड़ी है। अब सोचती हूँ किताबों को दान करना शुरू करूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी लाइब्रेरी। प्रसन्नता आपको एहसास हो रहा है? जी हाँ, नहीं सत्र बहुत बढ़िया रहे। धमतरी के सब आयोजन A1 रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। धमतरी के सब धमतरी के मैंने देखा हर व्यक्ति में साहित्य है, साहित्य है, बड़ी बात है। सुरजीत जी यहाँ हैं, बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया। प्रादेशिक साहित्य में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार सुरजन जी का, ललित सुरजन जी का कितना बड़ा योगदान मानते हैं और उनकी जाना साहित्य जगत की कितनी अपूर्वी क्षति है? ऐसा है, वरिष्ठ पत्रकार थे, पत्रकारों के बीच में उनका बहुत सम्मान था और वो देश के वरिष्ठ साहित्यकारों में उनकी गिनती होती थी। उन्होंने अक्षर पर्व जैसी पत्रिका का 20 साल तक संपादन किया। अक्षर पर्व देश की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में गिनी जाती थी और बाद के वर्षों में वो बहुत खूबसूरत निकलने लगी थी। वो हर गुरुवार कॉलम लिखते थे और उनके कॉलम का देशबंधु के पाठकों को इंतज़ार रहता था। जब से ये मोबाइल लोकप्रिय हुआ तो वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ लेते थे, लेख को देशबंधु में पढ़ लेते थे। और 20 साल से वो छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन को चला रहे थे। न केवल चला रहे थे बल्कि लिखते भी थे। उनके 2 काव्य संग्रह, आधा दर्जन उनकी यात्राओं के संस्मरण आ चुके हैं। मीडिया पर बड़ी जोरदार उनकी पुस्तक है, कहाँ वो जानी वाकर, एक बड़ा व्यंग है वो उनका, और वो लगातार लिखते थे। और देशबंधु न केवल यहाँ से बल्कि दिल्ली से, सतना से, जबलपुर से, भोपाल से, बिलासपुर से और रायपुर से प्रकाशित होता है। अन्य प्रकाशित समाचार पत्रों के मुकाबले उनकी प्रसार संख्या कम हो सकती है, लेकिन उसकी लोकप्रियता और उसकी गुणवत्ता कहीं भी कम नहीं है। ललित, हाँ, मैं यहाँ परमार जी, मुकीम भाई, त्रिभुवन पांडे, भगवती सेन जो ज़मीन छोड़ गए हैं, और सुरजीत भाई जिसको पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं, उसने उर्वरा ज़मीन छोड़ी है और यह नई पौध आ रही है जिसमें आप भी एक हैं। छाबड़ा जी, लोग यहाँ के लिख रहे हैं और उनमें धीरे धीरे संभावनाएं बनेगी, न केवल धमतरी में बल्कि धमतरी के आसपास भी लोग लिख रहे हैं। आज के आयोजन के विषय में बताइए, इस पे केंद्रित था, और प्रमुख वक्ता है जिन्होंने अध्यक्षता की और कार्यक्रम के प्रति आपका आभार प्रदर्शन करने के लिए है। आज का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश साहित्य सम्मेलन की ओर से स्मृति ललित सुरजन व्याख्यानमाला, जिसमें आज का समय और हरिशंकर परसाई जी के रचना संसार पर वो केंद्रित था। इनके मुख्य वक्ता डॉक्टर सियाराम शर्मा जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भिलाई के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार साहित्यकार श्री रवि श्रीवास्तव जी थे। और इसमें ललित सुरजन की जो स्मृतियाँ, खास तौर पे धमतरी नगर के जो साहित्यकार हैं, जैसे
त्रिभुवन पांडे जी हुए, सुरजीत नवदीप जी हुए, मुकीम भारती जी हुए, भगवती सेन जी, इन सब के साथ उनकी गहरी आत्मीयता समझ थी, आत्मीयता जुड़ाव था और उनका धमतरी आना हर मामला में सार्थक होते थे। वो नए रचनाकारों से हमेशा वो प्रोत्साहित करते थे। मुजगाहन जैसे गांव में 3 बार ललित सुरजन जी आ चुके हैं। मुजगाहन में जो साहित्यिक भवन का लोकार्पण हुआ उस समय भी ललित सुरजन जी अपनी उपस्थिति दिए थे। मुजगाहन के साहित्य सदन में जब लाइब्रेरी का लोकार्पण हुआ, लाइब्रेरी कक्ष का, तो प्रभाकर चौबे जी, ललित सुरजन जी, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी और देश के तमाम बड़े साहित्यकार उपस्थित थे। समय में इतनी बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों को यहाँ उपस्थित होना, उनके प्रति किस तरह आभार व्यक्त? जिस समय में शहर के गणमान्य नागरिक यहाँ के साहित्यकारों को जो हम लोग सूचना दिए, वो बहुत ही कम समय में उनको सूचना दे दिए और ख़ास तौर पे यहाँ की जो साहित्यकार हैं, ललित सुरजन जी के प्रति उनका गहरा झुकाव था और इसलिए मतलब हमको कार्यक्रम आयोजन करने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। तो व्यस्ततम समय में जो हमको समय दिए, अब आभार अपने लोगों के प्रति क्या आभार व्यक्त करें, लेकिन एक औपचारिकता है आभार व्यक्त करना। जो समय दिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैडम, आज का जो कार्यक्रम है कितना सफल आप मानती हैं और जिस तरह का स्नेह धमतरी को दिया गया है प्रदेश के वरिष्ठ? हाँ, धमतरी साहित्य के मामले में बहुत समृद्ध रहा है। हाँ, बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियाँ रही हैं धमतरी के साहित्यकारों की। हमारे मुकीम भारती, गंगा प्रसाद जी सेन, त्रिभुवन पांडे सर और बहुत सारे साहित्यकार हैं जो धमतरी को गौरवशाली बना चुके हैं और अभी भी उनकी साहित्यिक परंपरा निरंतर चलायमान है। और साहित्य धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के बहुत सारे रचनाकार, अभी भी बहुत सारे काव्य संग्रह उनके प्रकाशित होते रहे हैं और निरंतर रचनाशील हैं। आज का जो कार्यक्रम है ललित सुरजन स्मृति व्याख्यान माला, इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से जो आयोजन किया गया था ललित सुरजन व्याख्यान माला के ऊपर जो केंद्रित था, तो वो आज शुरुआत की गई। ललित सुरजन जी को आज 1 वर्ष पूरे हुए हैं और आज के जो अतिथि थे सियाराम शरण शर्मा जी, उन्होंने इस पर अपना उद्बोधन दिया। हरिशंकर परसाई जी और आज का समय, हरिशंकर परसाई जी का लेखन, इस पर जो उनका उद्बोधन था, उन्होंने समय की चुनौतियों को हर रचनाकार से संदर्भित करते हुए काफ़ी अच्छा उद्बोधन दिया। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे वरिष्ठ वो तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े बड़े साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित हुए। श्री रवि श्रीवास्तव जी, सियाराम शर्मा जी और डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी जी, ये सभी हमारे बीच आए और हमें मार्गदर्शन लगातार इनका मिलता रहा है, इसलिए हम काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। और अपने इस कार्यक्रम को हमने पूरी तरह सफल माना कि धमतरी के लोगों ने इतना समय दिया और बहुत धैर्यपूर्वक इस व्याख्यान माला का लाभ लिया और उन्हें सुना और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को भी पूरा किया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी नया माध्यम आता है तो उसकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं और उसकी कुछ विशिष्टताएं भी होती हैं। यह सही है कि पहले हम किताबों को लाइब्रेरियों में खोजते थे, किताब की दुकानों पे खोजते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से एक क्लिक से आप उसको खोज सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों का हमको अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहिए और साहित्य के प्रचार प्रसार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। सारांश ये है कि आज जो हमारे समय की चुनौतियां हैं और संकट है, खास करके सांप्रदायिक फांसीवाद का जो संकट है, उस संकट को समझने में परसाई जी के लेखन से हमें बहुत मदद मिलती है। और मुझे लगता है कि परसाई जी अपने समय और संदर्भ से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार थे और जो रचनाकार अपने समय और संदर्भ से जुड़ा रहता है वह आगे भी उसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। तो उनकी आज भी प्रासंगिकता है
और हमारे समय के बहुत सारे प्रश्नों और चुनौतियों के हल उनके यहाँ मिलते हैं और उससे हमें आज के समाज को समझने में एक रोशनी मिलती है, दृष्टि मिलती है। क्रांतिकारी लेखक को सरकारें महत्व देके बिना भयभीत हुए प्रोत्साहन देने की क्यों नहीं पड़ती? उनके साहित्य को और विकास हो, उनके साहित्य पे लेकर पे और काम हो। असल में मुझे हमेशा लगता है कि साहित्य हमेशा सत्ता के विरोध में रहा है, क्योंकि जो साहित्य है वो मुझे लगता है कोई भी महान साहित्य, बड़ा साहित्य दुनिया में सत्ता के समर्थन में नहीं लिखा गया। जो बड़ा साहित्य लिखा गया वो हमेशा सत्ता के विरोध में लिखा गया, क्योंकि जहाँ भी सत्ता होगी वहाँ दमन होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, क्योंकि जहाँ भी पावर है वहाँ पर मतलब दमन होना स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि साहित्य हमेशा सामान्य लोगों के पक्ष में होता है, सत्ता के विरोध में। तो कोई भी सत्ता, चाहे वो सिकंदर लोधी की सत्ता हो कबीर के समय में या निराला के समय में उनकी सत्ता हो, कोई भी सत्ता इस तरह के क्रांतिकारी साहित्य को जो लोगों में चेतना विकसित करे, जो विचार विकसित करे, तो ऐसे साहित्य को बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों की कुछ बातों को लेकर असहमति भी रहती है जी। और असहमति शाश्वत है जी क्योंकि उनका कहना है कि विचारधारा कोई भी हो, जी अगर देश ही नहीं रहेगा जी तो विचारधारा कहाँ जीवित रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आपका क्या? नहीं, बिल्कुल। आज सबसे बड़ा संकट ये है कि देश को बचाने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। पहले हम लोग कहते थे कि इस लोकतंत्र से समाजवाद की तरफ हमें बढ़ना है और उसके लिए हम संघर्ष करते थे, लेकिन आज सबसे बड़ी जो दिक्कत आ गई है कि आज लोकतंत्र को ही बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है, संविधान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे एजेंडे में लोकतंत्र को बचाना हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि फासिज्म लोकतंत्र की हत्या करता है। वह कभी भी दूसरे विचारों के प्रति बिल्कुल असहनीय होता है। तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। इस देश में किस तरह से बुद्धिजीवियों की हत्याएं हो रही हैं, जो भी तर्क की बात करते थे, विचार की बात करते थे, उनकी हत्याएं हुई, चाहे वो कलबुर्गी हों या दूसरे पत्रकार हों। बहुत सारे लोगों को किस तरह से आज जेल में बंद कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छे लिखने पढ़ने वाले लोग थे, उनको एक इस तरह के आरोप में जेल में बंद करके रखा गया है। तो ये बहुत चिंताजनक है। जिस संविधान की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से ही, उसके आधार पे ही ऐसे लोगों को जेल में बंद किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो देश का वातावरण है, कोई न कोई धारा कानून की लगती है, कोई संविधान के विरुद्ध ऐसे कोई प्रावधान है जिसके बाद ही वो अंदर जाते हैं और उनके छूटने के रास्ते भी हैं। उन स्थितियों में अगर सरकार को ऐसा लगता है कि देश की एकता अखंडता के लिए ये खतरा है, उन्हें अगर बंद किया जाता है, उनके नागरिक अधिकारों को उनसे वंचित किया जाता है, उसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो सरकार की समझ होती है या सोच होती है देश के बारे में या राष्ट्र के बारे में, कि अगर आप सामान्य जन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए राष्ट्र जो होता है वो कोई अमूर्त चीज़ नहीं है। राष्ट्र जनता से बनता है, लोगों से बनता है। अगर कोई चीज़ अगर जनता के विरोध में है, जन के विरोध में है, तो स्वाभाविक है कि वो राष्ट्र के विरोध में भी है। तो अगर आप जनता की बात करेंगे, आज के समय में आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, स्त्रियों की बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। तो कृषि कानूनों की अगर हम बात करें, जी, सारी सड़कें उन्होंने जाम कर दी, नागरिक सुविधाएं उन्होंने रोक दी, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि साहब आप अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। तो ये जो प्रजातंत्र के आड़ में जो दुरुपयोग हो रहा है, क्या ये सही बात है इसको? नहीं, देखिए, ऐसा था कि वो जो किसान थे वो तो दिल्ली जाना चाहते थे, है ना। उनको कहीं आप जगह एक दे देते जहाँ पर वो बैठ करके ये करते, लेकिन पुलिस ने ही बैरिकेड लगाए, पुलिस ने ही वहाँ पर कीलें ठोकी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, तो वो वहाँ बैठ गए। अगर उनको दिल्ली जाने देते, कहीं भी एक जगह पर वो अपना प्रदर्शन करते, जैसे यहाँ कर रहे थे, आगे भी करते, तो रोकने का काम तो पुलिस ने किया, सत्ता ने किया, व्यवस्था ने किया। किसान संगठित हैं, ताकतवर हैं, और 86% किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, तो उनको कैसे माना जाए कि वो पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऐसा क्यों मान लिया जाए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो किसान हैं, जैसे बिहार के किसान हैं, उनको MSP मिल ही नहीं रहा है, उनको MSP समाप्त कर गया। वो 1200 रुपये अगर अब क्विंटल धान बेच रहे हैं अपनी, तो दूसरे किसान जिनको MSP मिल रहा है वो 1800 रुपये बेच रहे हैं। 23 फसलें जो
एमएसपी में आज भी ली जा रही है। नहीं तो स्वाभाविक है कि इन फसलों को इसको और व्यापक बनाना चाहिए और जिन राज्यों में एमएसपी लागू नहीं है वहाँ भी लागू होना चाहिए। तो किसान तो यही मांग कर रहे थे ना कि ठीक है आप कानून बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन एमएसपी की गारंटी का भी कानून साथ में बना दीजिए। तो सरकार इससे पीछे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, देश की बढ़ती हुई ताकत को रोकने का एक प्रयास भी कुछ लोग नहीं, देखिए मुझे लगता है कि किसान अभी भी इस देश में 50% से ज़्यादा हैं। अभी भी किसानों की संख्या ज़्यादा है। अभी भी अगर आप जिस तरह से वृद्धि हुई है मूल्य में, मैंने अभी देख रहा था एक डाटा में कि जो शिक्षकों की 1970-72 के आसपास का डाटा अगर लेंगे तो वहाँ से अभी तक जो शिक्षकों की जो वेतन में वृद्धि हुई है वो 300%, दूसरे लोगों के 200% वृद्धि हुई है। लेकिन किसानों की जो अनाज में वृद्धि हुई है वो सिर्फ 18 और 19% हुई है। तो सिर्फ किसानों तो देश फिर इतने बड़े हमारे जो बॉर्डर पे दुश्मन देश बैठे हैं उनसे लड़ने के लिए युद्धास्त्र कहाँ से? तो क्या आप किसानों को इस देश का व्यक्ति नहीं मानते? उनकी कीमत पर सब कुछ किया जाएगा। उनको गरीब बना करके, उनको नंगा रख करके क्या आप देश का विकास करेंगे? क्या देश के विकास में किसान शामिल नहीं है? आपके विकास में किसान शामिल नहीं है? तो 55 साल तक आपने एमएसपी की बात नहीं की। जब तक कांग्रेस की सत्ता थी 55 साल आपको एमएसपी याद नहीं आया। 55 साल और ये मोदी जी 5-7 साल से बचे हैं तो अब कानून बनाओ। तो इसके पीछे दुर्भावना, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, इस पूरे आंदोलन के पीछे लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पवित्र आंदोलन मानते हैं इसको कि इसके पीछे विदेश का आंदोलन है और इस देश में एक किसान संगठन नहीं, कई 100 किसान संगठनों का ये आंदोलन था। और ये भी गलत प्रचारित किया जाता है कि ये सिर्फ पंजाब का और हरियाणा का आंदोलन था, इसमें दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल थे। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र मानना मुझे लगता है कि प्रचार तंत्र का, और मुझे लगता है कि कृषि आंदोलन को, किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक तरीका है। और अगर ऐसा था तो फिर सरकार ने वापस क्यों लिया? इतने सच थे और सही थे तो फिर वापस क्यों लिया? तपस्या कर रहे थे। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।